प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। थ्योरी के तमाम लेक्चर्स में हमने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं और इसके साथ साथ देखा है कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपने उस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करके मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। और इसके साथ साथ डेली लाइफ एग्जांपल्स के जरिए आपको तमाम कंसेप्ट समझाए हैं। तो अगर अभी तक आपने थ्योरी के लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज इलेक्ट्रिकल पावर रिक्वायर्ड एट ऑल व्हेन द एलिवेटर इज डिसेंडिंग। एलिवेटर मतलब जो लिफ्ट होती है वो जब डिसेंड हो रही हो, यानी कि एलिवेटर क्या कर रहा हो, नीचे की तरफ मूव कर रहा हो। देखो यहां पर मैं जितना भी लिखूंगा ना वो सारे का सारा रफ वर्क होगा और इसके साथ साथ मैं आपको प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा कि आपने पेपर में इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखकर आना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके। देखो बच्चों क्वेश्चन में वो कह ये रहा है कि एक एलिवेटर है जो कि डिसेंड हो रहा है। व्हाई शुड देयर बी ए लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन दिस केस। ये तो सेकंड पार्ट है, लेकिन पहले पार्ट में क्या पूछता है, व्हाई इज इलेक्ट्रिकल पावर रिक्वायर्ड एट ऑल। कहता है कि जब एलिवेटर डिसेंड हो रहा हो तो उस केस में इलेक्ट्रिकल पावर क्यों रिक्वायर्ड होती है। क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल पावर क्यों रिक्वायर्ड होती है। तो आपके ज़हन में क्या आता है, इलेक्ट्रिकल पावर क्यों रिक्वायर्ड होती है। देखो जब एलिवेटर डिसेंड करेगा तो उसको ब्रेक भी तो लगानी पड़ेगी, यानी ऐसे तो नहीं कि वो फ्री फॉल करता चला जाए, ऐसे नहीं करवाना, आहिस्ता आहिस्ता मूव करे। तो इसका मतलब कि उसमें प्रॉपर ब्रेक सिस्टम होना चाहिए। तो ब्रेक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए होती है। तो इसका मतलब कि जब एलिवेटर डिसेंड हो रहा होगा तो उस केस में इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, नेसेसरी है टू ऑपरेट दी ब्रेक सिस्टम। तो सेकंड पार्ट में क्या पूछता है, व्हाई शुड देयर बी ए लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन दिस केस। देखो अगर एलिवेटर में नंबर ऑफ पैसेंजर्स बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा। लेट्स से इस एलिवेटर की लिमिट है कि इसमें 5 से 6 पैसेंजर्स आ सकते हैं। अगर इसमें 20 पैसेंजर्स आ जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, मैस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। देखो ऑलरेडी ये हाइट पर है तो मैस बढ़ने से क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, यानी कि mgh बढ़ जाएगा। वैसे तो समझ में आता है कि जब पर्सन बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो एलिवेटर का जो ब्रेक सिस्टम है वो फेल हो जाएगा और फ्री फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमने इस क्वेश्चन का आंसर वर्क एनर्जी एंड पावर वाले कंसेप्ट्स को यूज करके करना है। जनरल तो हमें समझ में आ रहा है कि लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा, वहां पर उसकी वायर्स ब्रेक हो जाएंगी और हीट अप हो जाएगा, सिस्टम कुछ इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमने वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर के कंसेप्ट्स को यूज करना है। जो हमने थ्योरी पढ़ी है ना, उस थ्योरी में जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं उन कंसेप्ट्स को यूज करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो कंसेप्ट्स में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा है, तो इन कंसेप्ट्स को यूज करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखो अब यहां पर जब ये कुछ हाइट पर है तो पर्सन इंक्रीज करने की वजह से मैस इंक्रीज करेगा और यहां पर h तो ऑलरेडी है ही है। इसका मतलब कि जब मैस इंक्रीज करेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और जब एलिवेटर नीचे मूव करेगा तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा नीचे आते हुए वो भी ज्यादा हो जाएगी। जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, पर्सन ज्यादा होंगे तो वो तेजी से नीचे मूव करेगा, तेजी से नीचे मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको डिसिपेट भी तो करना है। देखो एलिवेटर नीचे आ रहा है, कुछ काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट हो रही है, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट नहीं हो पाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी तो वहां पर हीट जनरेट होगी, सिस्टम फेल हो सकता है। तो सिस्टम को फेलियर से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर, यानी कि हमें
नंबर ऑफ पैसेंजर्स पे क्या करना पड़ेगा, लिमिट लगानी पड़ेगी, ताकि इसका मैस इंक्रीज हो ही नहीं। जब मैस कम होगा तो उस केस में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी और कंसीक्वेंटली काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, जो इजीली डिसिपेट हो जाएगी, तो इजी हो जाएगा। इसी तरीके से हमने कुछ आंसर लिखा है यहां पर। सबसे पहले क्या करना है, आंसर की हेडिंग लगानी है, क्योंकि आपने पेपर में आंसर लिखना है तो आंसर लिखने का जो आपने पैटर्न फॉलो करना है वो कुछ इस तरीके से है कि आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखनी है। देखो पेपर में क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट क्वेश्चन का नंबर देना है सेंटर में और नीचे आंसर की हेडिंग लगानी है, और क्वेश्चन का नंबर वो देना है जो कि क्वेश्चन पेपर पे होगा। लेट्स से क्वेश्चन पेपर पे ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, तो आपने यहां पर थर्ड पार्ट की हेडिंग लगानी है। ऐसे नहीं करना कि खुद से फर्स्ट पार्ट की हेडिंग लगा दें, वहां पर फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो यहां पर हम क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आंसर की हेडिंग लगाई है, फर्स्ट पार्ट का आंसर करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग डिसेंट, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर क्यों रिक्वायर्ड होती है वही लिख दिया, जो कि मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रिकल पावर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डिसेंट टू ऑपरेट द ब्रेकिंग सिस्टम, यानी ब्रेकिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर रिक्वायर्ड होती है टू कंट्रोल द एलिवेटर स्पीड। विदाउट इट एलिवेटर वुड एक्सेलरेट अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि अगर ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होगा या फिर ब्रेकिंग सिस्टम वर्क नहीं करेगा तो उस केस में एलिवेटर क्या करेगा, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि कुछ एक्सेलरेशन होगी और वेलोसिटी क्या करती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी और उसकी वजह से राइड अनसेफ हो जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट का आंसर भी अपने हेडिंग में करना है, सेकंड पार्ट का आंसर भी हेडिंग में करना है। लिमिटिंग द नंबर ऑफ पैसेंजर्स कंट्रोल द टोटल मैस ऑफ द एलिवेटर, यानी अगर पर्संस कम होंगे तो जो मैस है ओवरऑल एलिवेटर का वो भी कम होगा, अगर पर्सन ज्यादा होंगे तो जो एलिवेटर का मैस है वो भी बढ़ जाएगा। तो यहां पर यही लिखा है लिमिटिंग द नंबर ऑफ पैसेंजर्स कंट्रोल द टोटल मैस ऑफ द एलिवेटर, यानी अगर पैसेंजर्स के नंबर पर लिमिट लगा दी जाए तो जो एलिवेटर का मैस है वो कंट्रोल किया जा सकता है। एक ग्रेटर मैस मींस मोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मैं आपको यहां पर बता चुका हूं कि मैस जितना ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज्यादा होगी, विच कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग डिसेंट, और ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी जब ये एलिवेटर नीचे मूव करेगा। देखो यहां पर इसकी कुछ हाइट थी जिसकी वजह से हमने कहा कि मैस के बढ़ने की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जैसे जैसे एलिवेटर नीचे मूव करना स्टार्ट करेगा ये जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा और काइनेटिक एनर्जी में गेन होता चला जाएगा। जैसे जैसे बॉडी नीचे आती है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है। तो यहां पर यही बात लिखी है कि जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में ड्यूरिंग डिसेंट। द ब्रेकिंग सिस्टम मस्ट सेफली डिसिपेट दिस एनर्जी, यानी ये एनर्जी इतनी होनी चाहिए जिसको ब्रेकिंग सिस्टम इजीली डिसिपेट कर सके। अगर लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा यानी कि मैस बढ़ जाएगा तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी जो कि डिसिपेट नहीं हो पाएगी और सिस्टम ओवरहीट हो सकता है या फिर फेल हो सकता है, लीडिंग टू अनकंट्रोल्ड एक्सेलरेशन, यानी वहां पर एक्सेलरेशन अनकंट्रोल्ड हो जाएगी और जो राइड है वो अनसेफ हो जाएगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4.1। अब क्वेश्चन नंबर 4.2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.2 की स्टेटमेंट है ए बॉडी इज बीइंग रेज्ड टू ए हाइट h। मान लो एक बॉडी है इसको कुछ हाइट तक रेज कर दिया है जो कि h है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। मान लो ये सरफेस ऑफ अर्थ है और ये बॉडी है जिसको हमने अर्थ से रेज किया है। व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन बाय बोथ बॉडी एंड द अर्थ। देखो यहां पर अब वर्क डन बाय अर्थ का क्या मतलब है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने वर्क डन किया है। बॉडी किधर जा रही है, बॉडी ऊपर जा रही है, यानी इस बॉडी को लिफ्ट किया है कुछ हाइट से। मान लो ये हाइट कितनी है, कैपिटल H, जो कि क्वेश्चन में दी गई है। अब फोर्स हमने इधर लगाई है बॉडी को इधर मूव कराने के लिए, यानी F वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, F वेक्टर भी इधर ही है और इसको डिस्प्लेस भी इधर ही कर रहे हैं, यानी कि अप्लाइड फोर्स से जो वर्क डन किया है या फिर बॉडी ने उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ डी कास थीटा में थीटा की जगह पर 0 डिग्री पुट करेंगे। लेकिन यहां पर कहता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी भी कैलकुलेट करेंगे, यानी वर्क डन बाय अर्थ। तो आपको मालूम है कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगती है, नीचे की तरफ लगती है। तो इसका मतलब कि यहां पर अगर अर्थ है तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, नीचे की तरफ है। और यहां पर इसको हम डिस्प्लेस किधर करवा रहे हैं, इधर करवा रहे हैं। इस केस में जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, यानी एफ वेक्टर और डी वेक्टर के दरमियान जो एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वो कितना है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी इस केस में हम cos थीटा में थीटा की जगह पर 180 पुट करेंगे। तो कुछ इसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। यहां पर सबसे पहले आंसर की हेडिंग लगाई है, इस आंसर को लास्ट में लिखेंगे। देखो इस तरीके का जो आंसर होता है ना जिसको कैलकुलेट करना हो तो उसको आंसर की हेडिंग लगाकर आपने छोड़ देना है और आंसर को लास्ट में लिखना है, पहले एक्सप्लेनेशन पे आ जाना है। क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह रहा था
जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहते हैं जस्टिफाई, तो आपने भी जस्टिफिकेशन की हेडिंग लगानी है। सबसे पहले वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, यानी कि ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें बॉडी लिखा गया है, ये बेसिकली अप्लाइड फोर्स का वर्क डन है। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स यानी कि जो बॉडी को लिफ्ट किया है वो कितना आएगा। इन दिस केस अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अपवर्ड। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया अप्लाइड फोर्स भी अपवर्ड और डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर भी अपवर्ड। इस केस में जो एंगल बनेगा थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वो 0 डिग्री होगा। तो वर्क बेसिकली क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो यहां से एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर को अगर एक्सपेंड करें, ओपन करके लिखें, तो एफ डी cos थीटा होगा। W इज इक्वल टू, यहां पर क्वेश्चन में h दी गई है हाइट, तो d की जगह पर h पुट कर देंगे, एफ एच cos 0 डिग्री, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 0 डिग्री का एंगल है। तो cos 0 आपको मालूम है कि 1 होता है, तो W इज इक्वल टू एफ एच हो जाएगा। इसका मतलब कि अप्लाइड फोर्स ने जो वर्क डन किया है दैट इज पॉजिटिव। अब यहां पर आपने थोड़ी सी बात याद रखनी है, कभी कभी हम ये भी कहते हैं वर्क डन बाय अ बॉडी, लेकिन एक्चुअली फिजिक्स में जो करेक्ट कंसेप्ट है वो ये है कि वर्क हमेशा कोई फोर्स डन करती है, बॉडी नहीं, कोई फोर्स। वर्क डन बाय अ फोर्स, तभी तो हम पढ़ते थे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क हमेशा कोई भी फोर्स डन करती है, लेकिन यहां पर जिस बॉडी पे फोर्स लग रही है, कभी कभी हम ऐसे भी कह देते हैं कि बॉडी ने वर्क डन किया है या फिर अर्थ ने वर्क डन किया है, लेकिन जो करेक्ट टर्म है दैट इज वर्क डन बाय अ फोर्स। तो यहां पर इसी वजह से हमने अप्लाइड फोर्स की हेडिंग लगाई है। तो अप्लाइड फोर्स ने जो वर्क डन किया है दैट इज W इज इक्वल टू एफ एच। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दिस केस फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड। देखो ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया है इस तरीके से कुछ हाइट तक, अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लग रही है, इधर लग रही है। ऑब्जेक्ट को किधर लेकर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस तरफ है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है। एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है, तो एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो यहां पर इसी वजह से थीटा की जगह पे 180 डिग्री पुट किया। पहले W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, फिर एफ डी cos थीटा, और थीटा की जगह पर 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री कितना होता है, cos 180 डिग्री -1 होता है। तो इसका मतलब कि यहां पर W इज इक्वल टू माइनस एफ एच हो जाएगा। अब आंसर पे आ जाइए। आंसर में हमने ये बात उठा के लिखी है, द अप्लाइड फोर्स डज पॉजिटिव वर्क, यानी अप्लाइड फोर्स ने जो वर्क किया है वो पॉजिटिव है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क किया है दैट इज नेगेटिव माइनस एफ एच। The applied force does positive work while gravity does negative work। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4.2 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.3। ए बॉडी फॉल्स टुवर्ड द अर्थ इन एयर। कहता है कि एक बॉडी है जो कि फॉल करती है टुवर्ड्स द अर्थ। मान लो यहां पर सरफेस ऑफ द अर्थ है और एक बॉडी है जो क्या कर रही है, फॉल कर रही है, और यहां पर क्वेश्चन में बता दिया गया कि एयर भी प्रेजेंट है। एयर प्रेजेंट है, मैं एयर को कुछ इस तरीके से ड्रा कर देता हूं। एयर प्रेजेंट है और ये बॉडी क्या कर रही है, फॉल कर रही है एयर में से। विल इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी बी कंजर्व ड्यूरिंग द फॉल, जस्टिफाई। कहता है कि क्या इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। अब यहां पर आपने एक बात समझनी है कि टोटल एनर्जी की बात नहीं कर रहा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का क्या मतलब है, देखो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी किसी भी बॉडी की, उसका क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर किसी भी बॉडी की अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देंगे तो वो मैकेनिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहां पर टोटल एनर्जी की बात नहीं कर रहा, अगर टोटल एनर्जी होती तो वो तो हर केस में कंजर्व रहती है, उसमें हीट एनर्जी आ जाती है, साउंड एनर्जी आ जाती है, यानी कि एनर्जी की तमाम फॉर्म्स आ जाती हैं। लेकिन यहां पर ये जस्ट मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट एयर में से मूव कर रहा है और टुवर्ड्स द अर्थ आ रहा है। तो बताइए कि क्या टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है या नहीं रहती, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी कीजिए। अगर आप आंसर नो देते हैं तो जस्टिफाई कीजिए, अगर आप आंसर यस देते हैं तो भी जस्टिफाई कीजिए। देखो बच्चों, ये जो बॉडी फॉल करने वाला केस है ये हमने एक आर्टिकल में पढ़ा था, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। उसके लास्ट में हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, और वो एक्सप्रेशन क्या था, देखो यहां पे बॉडी है, ये नीचे आ रही है, बॉडी के पास कुछ ना कुछ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसका मतलब जब बॉडी नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, जैसे जैसे बॉडी नीचे आ रही है इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है। जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है बेसिकली वो काइनेटिक एनर्जी में गेन के तौर पे शो हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब आइडियल केसेस में तो ये होता है
कि जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता है इतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन हो जाता है। लेकिन यहां पर क्योंकि एयर प्रेजेंट है तो एयर के केस में फिर एयर फ्रिक्शन भी तो होगी, क्योंकि यहां पर जब ये ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है तो एयर ड्रैग प्रेजेंट है जिसको हम एयर फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो बॉडी नीचे आ रही है इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है वो बेसिकली कुछ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के तौर पर भी यूज हो रहा है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। देखो यहां पर अब इस बॉडी के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू हाइट, हाइट की वजह से क्या है पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और कुछ पार्ट वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के तौर पर यूज हो जाएगा। तो यहां पर ये जो मैकेनिकल एनर्जी है इसमें तो जस्ट काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी शामिल है। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के केस में क्या होगा, हीट जनरेट होगी, मामूली से कुछ साउंड जनरेट होगा, यानी कि यहां पर हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इस तरह की कुछ एनर्जीज इन्वॉल्व होगी, हीट एनर्जी और इसके साथ साथ साउंड एनर्जी, बाकी भी कुछ एनर्जीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, लेकिन मैं यहां पर कॉमन बात कर रहा हूं कि हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी वगैरह शामिल हो जाती है। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी में तो वो इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब कि अगर एयर प्रेजेंट होगी तो उस केस में लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं आएगा। तो यहां पर फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी में तो जस्ट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आती हैं। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। अगर इसमें ये वाली एनर्जीज भी ऐड कर देंगे तो फिर ये एनर्जी कंजर्व हो सकती है, लेकिन फिर उस केस में हम कहेंगे टोटल एनर्जी कंजर्व है। बट ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये कंजर्व नहीं रह रही। तो इसी रीजन को उठा के यहां पर लिख देते हैं। सबसे पहले आंसर की हेडिंग लगाइए, क्या लिखा है, नो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया है व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट, however total energy is conserved। यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व नहीं है बट टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो जस्टिफिकेशन की हेडिंग लगा के यही वाली जस्टिफिकेशन लिख दी है, यही वाला रिलेशन लिखा है। When a body falls through air, it experiences a non-conservative force that is air resistance। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में तो हमने डिटेल में पढ़ रखा है। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वाला लेक्चर अभी तक अगर आपने अटेंड नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वाला जो आर्टिकल है ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए आपने उस आर्टिकल को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। आपको मालूम है कि जो एयर रेजिस्टेंस है बेसिकली ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये जो फोर्स है ये मोशन को अपोज करेगी। देखो ये जो एयर रेजिस्टेंस है ये किधर एक्ट करेगी, इस बॉडी के मोशन को अपोज करेगी, यानी कि बॉडी नीचे आना चाहती है लेकिन इसको हल्का हल्का अपोज करेगी। यानी कि एयर रेजिस्टेंस जो यहां पर प्रेजेंट है इसकी अगर फोर्स अप करेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, यानी कि ये मोशन को अपोज कर रही है। तो यही बात लिखी है कि अपोज करती है एंड परफॉर्म्स नेगेटिव वर्क डन ऑन दी बॉडी। देखो यहां पर बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ। अगेन इस केस में क्या हो जाएगा, एफ डी cos 180 डिग्री, तो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। इसका मतलब कि फ्रिक्शन यहां पे जो वर्क डन कर रही है वो नेगेटिव है, लीडिंग टू डिसिपेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो मैकेनिकल एनर्जी है ये हीट और साउंड में भी कन्वर्ट होगी। एज ए रिजल्ट द गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन द लॉस इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। यानी यहां पर गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो है ये लेस होगा लॉस इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी से। यानी कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं आएंगे, बल्कि इसमें एक और फैक्टर भी आएगा, वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। यहां से फिर प्रूव ये होता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एयर रेजिस्टेंस के प्रेजेंस में कंजर्व नहीं रहेगी। यानी जब बॉडी नीचे मूव कर रही है टुवर्ड्स द अर्थ और एयर रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है तो उस केस में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगी, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी नहीं रहेगी बट टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.4। कैलकुलेट द पावर ऑफ ए क्रेन इन किलोवाट which lifts a mass of 1000 kg to a height of 100 meter in 20 सेकंड। देखो ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगा के इसको सॉल्व करना है, आंसर की हेडिंग लगा के थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है, वहां पर फिर आपने वो फाइनल आंसर लिख देना है। लेकिन सबसे पहले एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगा के आपने एक्सप्लेनेशन लिख देनी है कुछ इस तरीके से। आंसर की हेडिंग लगाएंगे, यहां पर कुछ स्पेस लीव कर देंगे, देन एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगानी है। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में आपने ये वाला जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है इसको यहाँ पे सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आएगा उसको उठा के यहाँ पर लिख देना है, यानी कि पावर ऑफ द क्रेन इज दिस। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है
कि एक क्रेन है उसकी हमने पावर कैलकुलेट करनी है, P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और किस में करनी है, किलोवाट्स में करनी है। किलो एक प्रीफिक्स है, वाट क्या है, पावर का यूनिट है। विच लिफ्ट्स ए मैस ऑफ 1000 किलोग्राम, यानी ये जो क्रेन है ये 1000 किलोग्राम का मैस लिफ्ट करती है। M इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम है, और इसके साथ साथ हाइट कितनी है, H इज इक्वल टू 100 मीटर, और यहां पर टाइम कितना है 20 सेकेंड। देखो पावर का एक सबसे फेमस रिलेशन है जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, P इज इक्वल टू W ओवर टी, क्योंकि पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि ये जो वर्क है ये कितनी तेजी से हो रहा है, W ओवर टी, P इज इक्वल टू W ओवर टी। अब यहां पर एक छोटी सी ट्रिक याद कर लो, फिजिक्स में जहां पर भी आपने वर्क डन कैलकुलेट करना हो और वहां पे हाइट दी गई हो, वर्क डन कैलकुलेट करना हो और हाइट दी गई हो, तो उस केस में यूजुअली ऐसे होता है कि वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। इसका रीजन मैं आपको देता हूं क्यों होता है, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। देखो यहां पर अब इस क्रेन ने क्या किया है, लिफ्ट किया है। मान लो यहां पर ये है वो बॉडी जिसका मैस 1000 किलोग्राम है, इसको लिफ्ट किया है। जब इस बॉडी को लिफ्ट किया है कुछ हाइट तक जो कि h है, तो ऑब्वियसली इस बॉडी में कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगी, बेसिकली यहां पर जो वर्क डन हुआ है अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी यहां पर वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के। W इज इक्वल टू mgh, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को हम mgh से कैलकुलेट करते हैं। आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वाले लेक्चर में कि जब भी कंजर्वेटिव फील्ड में कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करेंगे तो वो वर्क डन हमेशा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में, हमने बहुत सी कंजर्वेटिव फील्ड्स पढ़ी हैं, तो किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करेंगे तो वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यहां पर हमने अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन किया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, और ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन हुआ है तो वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, W इज इक्वल टू mgh। तो यहां पर P इज इक्वल टू W ओवर टी में P इज इक्वल टू mgh ओवर टी हो जाएगा, और यहां पे मैस की वैल्यू पुट करेंगे, G की वैल्यू पुट करेंगे, H की वैल्यू पुट करेंगे, T की वैल्यू पुट करेंगे, पावर निकल कर आ जाएगी। तो कुछ इसी तरीके से यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। सबसे पहले आंसर की हेडिंग लगाई है, लेकिन इसको लास्ट में देखते हैं। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में सबसे पहले पावर का रिलेशन लिखा है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, P इज इक्वल टू W ओवर टी। द वर्क डन W इन लिफ्टिंग ए मैस M थ्रू ए हाइट H इज mgh। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कि वर्क कितना होगा, mgh के इक्वल होगा, तो W की जगह पे mgh पुट किया है, नीचे T इसी तरीके से लिखा है। देन यहां पर क्वेश्चन में वैल्यूज दी गई थी, मैस की वैल्यू थी 1000 किलोग्राम, हाइट की वैल्यू थी 100 मीटर, और इसके साथ साथ T की वैल्यू थी 20 सेकंड, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको मालूम है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वी गेट, तो हमें क्या मिला, P इज इक्वल टू, यहां पर M की जगह पे M की वैल्यू पुट की, G की जगह पर G की वैल्यू पुट की, H की जगह पे H की वैल्यू पुट की, और T की जगह पे T की वैल्यू पुट की। अगर इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो आंसर निकल कर आता है 49,000 वाट। क्या आंसर निकल कर आता है, 49,000 वाट। लेकिन इसके साथ साथ आपने इन यूनिट्स को भी सॉल्व करना है। अगर यूनिट्स को सॉल्व करके वही यूनिट आ जाए जो कि आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपकी कैलकुलेशंस करेक्ट हैं। यहां पर यूनिट क्या बनता है, थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2, आपको मालूम है कि 2 बेस यूनिट्स के दरमियान स्पेस भी देते हैं, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। और इसके साथ साथ क्या है, मीटर है, डिवाइड बाय सेकंड, कुछ इस तरीके से है। तो किलोग्राम मीटर, अब यहां पर ये भी मीटर, बेसिस से मैं पावर ज्यादा पहुंचाएंगे, मीटर पावर 1 + 1 तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और सेकंड पावर -2 है, तो नीचे से ये वाला सेकंड ऊपर जाएगा, तो अगेन से बेसिस सेम हो जाएंगी, -2 ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, -1। इसका मतलब -2 - 1, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -3 हो जाएगा। अब ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा रखा है कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -3 बेसिकली वाट के इक्वल होता है। आप इसको जनरली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। वर्क का भी अगर आप यूनिट पुट करें ये SI बेस यूनिट्स की फॉर्म में, और टाइम का यूनिट पुट करें सेकंड, तो वहां से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से बेसिकली ये किसकी इक्वल आता है, वाट की इक्वल आता है। इसी वजह से हमने यहाँ पे यूनिट वाट लिखा है। अगर यूनिट्स को कैलकुलेट करके वही यूनिट आ जाए जो कि आना चाहिए, तो इसका मतलब कि आपने रिलेशन में वैल्यूज सही तरीके से पुट की हैं। तो 49,000 वाट है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि पावर ऑफ क्रेन कैलकुलेट करें किलोवाट में।
तो यहां पर इसको किलोवाट में एक्सप्रेस कर दिया। आपको मालूम है कि किलो 10⁻³ के इक्वल होता है या फिर 1000 के इक्वल होता है, तो यहां पर 49,000 है तो ये 49 किलोवाट बन जाएगा। ये जस्ट रफ फर्क था, बाकी सारे ये आपके नीट नोट्स हैं। आपने इसी तरीके से इसको नोट्स में भी नोट करना है, और अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तब भी आपने इसको इसी तरीके से लिखना है। जब इस तरीके का आंसर निकल कर आ जाए तो फिर आपने फाइनली यहां पर आंसर के हेडिंग के नीचे सेंटेंस लिख देना है, द पावर ऑफ द क्रेन इज 49 किलोवाट। तो यहां तक कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 4.4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4.6। तो क्वेश्चन नंबर 4.6 की स्टेटमेंट है, गिव एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ वर्क इन एमकेएस एंड सीजीएस सिस्टम्स। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एमकेएस सिस्टम क्या होता है, सीजीएस सिस्टम क्या होता है। तो देखो, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं ना सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो एमकेएस सिस्टम है, लेकिन कॉमनली 3 सिस्टम यूज किए जाते हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। क्योंकि क्वेश्चन में जस्ट 2 सिस्टम्स की बात की गई है, एमकेएस और सीजीएस। तो इनको हम देख लेते हैं कि एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम का क्या मतलब है। देखो, नॉर्मली हम लेंथ, मैस और टाइम को कैसे मेजर करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं लेंथ, मैस और इसके साथ साथ टाइम। इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम कौन से यूनिट्स चूज करते हैं। देखो, लेंथ का यूनिट है मीटर, इसके साथ साथ मैस का यूनिट है किलोग्राम और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो इन तीनों का अगर आप फर्स्ट लेटर उठाएं तो मीटर का एम और इसके साथ किलोग्राम का के और इसके साथ सेकंड का एस, तो ये बन जाता है एमकेएस सिस्टम। अब जिस तरीके से लेंथ का यूनिट मीटर है, इसी तरीके से एक और यूनिट होता है सेंटीमीटर। स्केल पर सेंटीमीटर्स भी मार्क्ड होते हैं, जो कि आप ज्योमेट्री में स्केल यूज करते हैं उस पर सेंटीमीटर्स मार्क्ड होते हैं। तो यहां पर सेंटीमीटर भी बेसिकली क्या है, लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर। मैस का यूनिट किलोग्राम के साथ साथ ग्राम भी है। गोल्ड को हम ग्राम में मेजर करते हैं, तो यहां पर लिख लेते हैं ग्राम। टाइम को सेकंड से मेजर करते हैं। अब अगर इनका फर्स्ट लेटर उठाएं तो क्या बनेगा, सी, जी और एस। सेंटीमीटर का सी, देन ग्राम का जी और सेकंड का एस, तो बनता है सीजीएस सिस्टम। तो जिस सिस्टम में हम लेंथ का यूनिट मीटर, मैस का यूनिट किलोग्राम और टाइम का यूनिट सेकंड यूज करते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं एमकेएस सिस्टम। और जिस सिस्टम में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मैस का यूनिट ग्राम और टाइम का यूनिट सेकंड यूज करते हैं, दैट इज सीजीएस सिस्टम। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम का। अब यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया, गिव एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स। अब एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशनल यूनिट्स का क्या मतलब है। देखो, एब्सोल्यूट यूनिट्स वो होते हैं जिनको हम मैस, लेंथ, टाइम, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनके जरिए एक्सप्लेन कर सकें। ये जो हम जनरली पढ़ते हैं ना कि फोर्स का यूनिट न्यूटन है, वर्क का यूनिट जूल है, ये बेसिकली एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं। और ये जो एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करते या फिर वैल्यू ऑफ जी पर डिपेंड नहीं करते। एब्सोल्यूट यूनिट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी होते हैं। क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करते। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल यूनिट्स है ना, इनका नाम ग्रेविटेशनल यूनिट्स है इसी वजह से क्योंकि ये वैल्यू ऑफ जी पर डिपेंड करते हैं। ग्रेविटेशनल यूनिट्स, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ये डिपेंड करते हैं वैल्यू ऑफ जी पर, डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ जी। अब जो बेसिक डिफरेंस है ना, वो फोर्स की डेफिनेशन में डिफरेंस है। ये जो ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं, ये यूनिवर्सल नहीं है, बट एब्सोल्यूट यूनिट्स जो कि हम पढ़ते हैं, जैसे कि वर्क का यूनिट जूल है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, ये यूनिवर्सल यूनिट्स हैं। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं, ये जब वैल्यू ऑफ जी पर डिपेंड करते हैं, तो वैल्यू ऑफ जी आपको मालूम है कि डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट होती है। अर्थ पर डिफरेंट है, मून पर डिफरेंट है, बाकी अर्थ पे भी डिफरेंट लोकेशंस पे ये डिफरेंट है। तो इस तरीके से जो ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं, ये यूनिवर्सल यूनिट्स नहीं है, बल्कि ये वैल्यू ऑफ जी पर डिपेंड करते हैं। अब जो बेसिक डिफरेंस है वो फोर्स की डेफिनेशन में है। एब्सोल्यूट यूनिट्स में जब हम फोर्स को डिफाइन करते हैं तो F = ma कहते हैं, और फोर्स का यूनिट हम जनरली न्यूटन लिखते हैं, उसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम ग्रेविटेशनल यूनिट्स में बात करते हैं तो उस केस में हम ये कहते हैं कि ये जो फोर्स है ये mg के इक्वल है। यहां पर ये फोर्स g की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, लेकिन यहां पर आपने देखा कि g की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रही। देखो यहां पर अब हम इसको मैस और एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है, एक्सेलरेशन v/t है, तो v को भी हम क्या कह सकते हैं, l/t या फिर d/t, तो इसका मतलब कि d/t² हो जाएगा।
तो यहां से हम इसको L(T⁻⁻2) लिख सकते हैं, इसके डायमेंशन एक्सेलरेशन के। तो इसका मतलब कि फोर्स को हम मैस, लेंथ, टाइम इनमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से एब्सोल्यूट यूनिट्स को हम बेसिकली मैस, लेंथ और टाइम यानी कि इन फिजिकल क्वांटिटीज में डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ये जो ग्रेविटेशनल यूनिट सिस्टम है, इसमें जी की वैल्यू इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से ये यूनिट्स यूनिवर्सल यूनिट्स नहीं रहते। जैसे कि यहां पे फोर्स का यूनिट है किलोग्राम फोर्स। नॉर्मली हम इसको इंटरप्रेट कुछ इस तरीके से करते हैं कि लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस 1 किलोग्राम है। तो अगर यहां पर 1 किलोग्राम मैस प्रेजेंट है मेरे हैंड पे, लेट्स से 1 किलोग्राम मैस प्रेजेंट है मेरे हैंड पे, ये कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? एक्चुअली वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, वेट, और वो वेट कितना होगा? 9.8 न्यूटन। अगर W इज इक्वल टू mg में हम m की जगह पे 1 पुट कर दें और g की वैल्यू 9.8 पुट करें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा? 9.8 न्यूटन। तो यहां पर हम डेफिनेशन को इस तरीके से करते हैं कि इतने किलोग्राम फोर्स है, इतने किलोग्राम फोर्स है, इतने किलोग्राम फोर्स है, यानी कि किलोग्राम फोर्स एक यूनिट है, ये एक पूरा यूनिट है। यहां पर ऐसे नहीं है कि जस्ट किलोग्राम यूनिट है, एफ यूनिट नहीं है, बल्कि किलोग्राम फोर्स एक पूरा यूनिट है और ये ग्रेविटेशनल यूनिट सिस्टम में फोर्स का यूनिट है। हम कहते हैं कि इतने किलोग्राम फोर्स है, इतने किलोग्राम फोर्स है, यानी कि अगर यहां पर मेरे हैंड पे 1 किलोग्राम का मैस प्रेजेंट है तो मैं कहूंगा कि मेरे हैंड पे 1 किलोग्राम फोर्स लग रही है। तो 1 किलोग्राम फोर्स बेसिकली ग्रेविटेशनल यूनिट है फोर्स का। तो यहां पर हमने वर्क के यूनिट्स बताने हैं, एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशनल यूनिट्स, और एमकेएस और सीजीएस दोनों सिस्टम में बताने हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ वर्क की बात कर लेते हैं, जो कि हम नॉर्मली पढ़ते हैं एमकेएस सिस्टम में। इन दी एमकेएस सिस्टम द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर यूनिट को आप फुल वर्ड की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि जूल है, ऑल्दो ये साइंटिस्ट का नेम है, लेकिन फिर भी फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटलाइज नहीं होगा क्योंकि यहां पर ये एज ए यूनिट यूज हुआ है, लेकिन इसका सिंबल कैपिटल जे है। तो आपको मालूम है कि 1 जूल कितने के इक्वल होता है? 1 न्यूटन मीटर के, क्योंकि हमने पढ़ रखा है W इज इक्वल टू एफ डी। W इज इक्वल टू एफ डी। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर या फिर डिस्टेंस का यूनिट मीटर अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1 जूल कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन मीटर के इक्वल हो जाएगा। अब न्यूटन आपको मालूम है कि फोर्स का यूनिट है और फोर्स F इज इक्वल टू ma होती है। मैस का यूनिट किलोग्राम और इसके साथ साथ एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर सेकंड पावर -2 यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर फिर हम न्यूटन की जगह पे ये लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वाला मीटर इसी तरीके से। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर, मीटर बेसिस सेम है, पावर ज्यादा हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। तो एमकेएस सिस्टम में वर्क का यूनिट जूल है, जो एसआई बेस यूनिट्स में किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 के इक्वल है। अब देखते हैं कि सीजीएस सिस्टम में एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क क्या है। तो सीजीएस सिस्टम में एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क है अर्ग, इसको हम पढ़ते हैं अर्ग। तो 1 अर्ग बेसिकली किसके इक्वल है? 1 डाइन मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर। देखो फोर्स का यूनिट सीजीएस सिस्टम में डाइन है, जैसे यहां पर था ना फोर्स का यूनिट न्यूटन एमकेएस सिस्टम में, इसी तरीके से सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट है डाइन और लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर। जैसे यहां पर था मीटर, यहां पे क्या है? सेंटीमीटर, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि सीजीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या लिखा है? 1 डाइन मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर। तो 1 अर्ग किसके इक्वल हो जाएगा? जैसे यहां पे न्यूटन किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2 के इक्वल था, सिमिलरली 1 डाइन 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड पावर -2, वहां पे किलोग्राम था सीजीएस सिस्टम में ग्राम, वहां पे मीटर था सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर बेसिस से में पावर ज्यादा हो जाएंगी, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। क्या बन जाएगा? 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। तो 1 अर्ग किसके इक्वल है? 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 के इक्वल है। अब एमकेएस सिस्टम में वर्क का यूनिट जूल है और सीजीएस सिस्टम में अर्ग है। जब ये दोनों यूनिट्स एक ही क्वांटिटी की हैं, यानी कि जूल और अर्ग दोनों वर्क के यूनिट हैं, यानी सेम क्वांटिटी के जब ये 2 यूनिट्स हैं, तो इन 2 यूनिट्स के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन तो होगा। तो बेसिकली 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होता है। नेक्स्ट अब ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ वर्क देख लेते हैं। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? किलोग्राम फोर्स। यानी अगर मैंने अपने हैंड पर 1 किलोग्राम मैस रखा है तो उस मैस के कोरस्पॉन्डिंग जो वेट होगा, यानी कि यहां पर वेट W = mg होगा 9.8 न्यूटन। तो हम इस तरीके से कहते हैं कि ये जो 1 किलोग्राम का मैस है, इसकी वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है दैट इज 1 किलोग्राम फोर्स। तो 1 किलोग्राम फोर्स ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है। तो यहां पर क्या मालूम हुआ कि फोर्स का यूनिट किलोग्राम फोर्स है,
वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, W इज इक्वल टू FD, फोर्स का यूनिट किलोग्राम फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट या फिर अगर मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे तो डिस्टेंस, तो यूनिट क्या होगा, मीटर। तो किलोग्राम फोर्स मीटर, ये बेसिकली ग्रेविटेशनल यूनिट है वर्क का। तो MKS सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क क्या है, किलोग्राम फोर्स मीटर, और इसको लिखते कुछ इस तरीके से, किलोग्राम फोर्स मीटर। यहां पर आपने मामूली सी स्पेस देनी है, क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि टू बेस यूनिट्स जब इकट्ठे लिखते हैं तो उनके दरमियान एक लेटर की स्पेस होती है, या फिर एक डिराइव्ड यूनिट और एक बेस यूनिट अगर इकट्ठा लिखते हैं तो उनके दरमियान क्या होती है, एक कैरेक्टर की स्पेस होती है। तो यहां पर किलोग्राम फोर्स, फोर्स का यूनिट है, मीटर किसका यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस या फिर लेंथ, इनका यूनिट है। तो किलोग्राम फोर्स मीटर ये बेसिकली MKS सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क है। तो 1 किलोग्राम फोर्स मीटर बेसिकली किसके इक्वल है, 9.8 जूल के, क्योंकि G की वैल्यू 9.8 होती है। तो अगर G की वैल्यू पुट करेंगे तो वो 9.8 बनेगा, वर्क है तो जूल होगा। बेसिकली यहां पर किलोग्राम फोर्स मीटर को जूल से रिलेट किया है, क्योंकि MKS सिस्टम में एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क क्या था, MKS सिस्टम में एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क जूल है, और MKS सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क क्या है, किलोग्राम फोर्स मीटर। तो किलोग्राम फोर्स मीटर और जूल के दरमियान जो रिलेशन है, दैट इज 1 किलोग्राम फोर्स मीटर इज इक्वल टू 9.8 जूल। देखो अभी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर मैं अपने हैंड पर 1 किलोग्राम मैस प्लेस करता हूं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेट होगा, W इज इक्वल टू mg, वो कितना होगा, 9.8 न्यूटन होगा। तो अगर ग्रेविटेशनल यूनिट्स में बात करेंगे तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम फोर्स। तो इसका मतलब कि 1 किलोग्राम फोर्स किसकी इक्वल है फिर, 9.8 न्यूटन के। यहां पर मैं लिख देता हूं 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स मीटर, 1 किलोग्राम फोर्स मीटर इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है। तो यहां पर लिखा है 1 किलोग्राम फोर्स मीटर इज इक्वल टू 9.8 जूल। इन द CGS सिस्टम द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क इज ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, क्योंकि CGS सिस्टम में हम किलोग्राम की जगह पे ग्राम यूज करते हैं, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर यूज करते हैं। तो यहीं पर किलोग्राम की जगह पे ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर आ जाएगा। तो CGS सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो 1 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 980 अर्ग के। क्योंकि देखो CGS सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर CGS सिस्टम में वर्क का यूनिट क्या था, अर्ग, यहां पर क्या है, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो CGS सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क और CGS सिस्टम में एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क को आपस में रिलेट किया है, यानी कि ग्राम फोर्स सेंटीमीटर और अर्ग को आपस में रिलेट किया। तो क्या रिलेशन बनता है, 1 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर इज इक्वल टू 980 अर्ग। क्योंकि अगर हम CGS सिस्टम में वैल्यू ऑफ G देखें तो कितनी बनेगी, देखो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है MKS सिस्टम में, तो CGS सिस्टम में कितनी हो जाएगी, क्योंकि सेंटीमीटर लेकर आना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा, 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर सेकंड पावर -2, ये हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करें तो 980 सेंटीमीटर सेकंड पावर -2। तो जब CGS सिस्टम में G की वैल्यू ये है तो यहां पर फिर 1 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर किसकी इक्वल हो जाएगा, 980 अर्ग की, क्योंकि 1 ग्राम फोर्स किसकी इक्वल होगी, 980 डाइन के। फोर्स का यूनिट क्या है CGS सिस्टम में, डाइन है। तो 1 ग्राम फोर्स किसकी इक्वल होगी, 980 डाइन के। तो 1 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर किसकी इक्वल हो जाएगा, 980 अर्ग के। अब यहां पर किलोग्राम फोर्स मीटर और ग्राम फोर्स सेंटीमीटर के दरमियान रिलेशन देखा है, जैसे यहां पर जूल और अर्ग के दरमियान रिलेशन देखा था। सिमिलरली यहां पर भी MKS सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क और CGS सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क के दरमियान रिलेशन देखा है, क्योंकि यहां पर किलोग्राम फोर्स मीटर, यहां पर ग्राम फोर्स सेंटीमीटर है। तो किलोग्राम फोर्स सेंटीमीटर और ग्राम फोर्स सेंटीमीटर के दरमियान रिलेशन देखा है। तो ये रिलेशन बेसिकली कैसे बनता है, यहां पर रफ साइड पे देख लेते हैं। 1 किलोग्राम फोर्स मीटर है, 1 किलोग्राम फोर्स मीटर, तो यहां पर किलोग्राम को ग्राम में करना है तो 1000 हो जाएगा, यानी कि 1000 ग्राम फोर्स हो जाएगी। और इसके साथ साथ मीटर को सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 100 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर करें तो ये कितना बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा। साथ में यूनिट क्या आएगा, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, तो 10⁵ हो जाएगा। यहां पर ये लिखा है 1 किलोग्राम फोर्स मीटर इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो यहां तक ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4.7, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h रीचेस द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 1.2 स्क्वायर रूट ऑफ g कैपिटल H। देखो क्या कहा गया है कि एक बॉडी है जिसको हाइट h से क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया है, और ये बॉडी क्या करती है, रीचेस द ग्राउंड, ग्राउंड पे आती है विद स्पीड ऑफ 1.2
स्क्वायर रूट ऑफ जी एच, यानी जब वो ग्राउंड को रीच करती है तो स्पीड कितनी है, v इज इक्वल टू 1.2 स्क्वायर रूट ऑफ जी एच। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द एयर फ्रिक्शन। तो यहां पर हमने क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय द एयर फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। तो बच्चों यहां पर अगेन से वही केस बन रहा है कि एक बॉडी है जो नीचे आ रही है, तो जब बॉडी नीचे आएगी तो कौन सा आर्टिकल जेन में लेकर आना है, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो उसमें हमने क्या रिलेशन पढ़ा था, अभी मैं आपको बता चुका हूं, बॉडी नीचे आ रही है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्या होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। बॉडी नीचे आ रही है तो जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है वो किस में चेंज होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी में, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। प्लस इसके साथ कुछ पोटेंशियल एनर्जी किधर चली जाएगी, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस w हो जाएगा, यानी कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो इसकी मैं छोटा सा करके लिख देता हूं, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। देखो ये जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है ये कैसे हो रहा है, बॉडी नीचे आ रही है तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो रहा है, यानी कि यहां पे फोर्स नीचे की तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रही है, यानी कि यहां पर फिर एफ डी cos 0 डिग्री हो जाएगा। यहां पे क्योंकि कैपिटल एच है तो एफ एच हो जाएगा, cos 0 1 के इक्वल होता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, जो फॉर्मूला है उसमें वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या है, पॉजिटिव। वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन क्या होगा, देखो अगर ये बॉडी नीचे आ रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट लगती है। बॉडी इधर मूव कर रही है तो फ्रिक्शन इधर लगेगी, तो यहां पे बॉडी इधर मूव कर रही है, फ्रिक्शन इधर लगेगी। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, बॉडी की नीचे की तरफ आ रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है। तो इस केस में एफ और डी, यानी कि एफ वेक्टर और डी वेक्टर के दरमियान जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो इसका मतलब एफ एच cos 180 डिग्री हो जाएगा, तो माइनस एफ एच हो जाएगा। इसका मतलब कि जो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन है वो नेगेटिव होगा, माइनस एफ एच, और ये कितना है, प्लस एफ एच। तो यहां पर फिर मैं कह सकता हूं कि जब W अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन, W अगेंस्ट फ्रिक्शन एफ एच है और W एयर फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन ने खुद जो वर्क किया है वो नेगेटिव है, तो फिर W अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस W एयर फ्रिक्शन हो जाएगा। देखो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, W अगेंस्ट फ्रिक्शन यानी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, बाय एयर फ्रिक्शन, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन मैं यहां पर आपको बता चुका हूं ये पॉजिटिव है, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन क्या है, ये नेगेटिव है। तो यहां पर फिर क्या लिखेंगे, वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस W एयर फ्रिक्शन, क्योंकि यहां पर नेगेटिव का साइन आ रहा है तो इस नेगेटिव को इधर ले आओ, एफ एच इज इक्वल टू एफ एच, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो लेफ्ट वाली आपस में इक्वल होनी चाहिए। W अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस W एयर फ्रिक्शन, इसका मतलब कि यहां पर फिर माइनस का साइन लेकर आना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, mgh, h क्योंकि कैपिटल है तो यहां पर कैपिटल कर लीजिए, यहां पर भी कैपिटल कर लेते हैं, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस W एयर फ्रिक्शन, माइनस W एयर फ्रिक्शन। अब यहां से बस W एयर फ्रिक्शन को हमने फाइंड करना है, क्योंकि यही है कैलकुलेट वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। इसको एक साइड पर कर लेंगे, इनको एक साइड पर कर लेंगे, फिर V की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। तो चलिए यहां पर आंसर लिख लेते हैं। सबसे पहले आंसर की हेडिंग लगा के आपने एक लाइन छोड़ देनी है, आंसर को लास्ट में लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, पार्ट ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको भी बताया है कि पार्ट ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहां पर बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे जैसे बॉडी नीचे मूव करेगी वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जाएगी, और कुछ पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में भी यूज हो जाएगी। तो यही लिखा है, एंड पार्ट ऑफ इट इज यूज टू डू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो इसका मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये वही रिलेशन है जो कि ऑलरेडी हम एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर mgh हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल h है तो हम भी कैपिटल h ही लिखेंगे, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस W अगेंस्ट फ्रिक्शन, जैसे यहां पर मैं आपको बता चुका हूं वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन।
तो यहां पर नीचे वही सेंटेंस लिखा है, सिंस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। यहां पर देखो, वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एयर फ्रिक्शन, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं डब्ल्यू एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू अगेंस्ट फ्रिक्शन, यानी माइनस इधर हो या इधर हो एक ही बात है। इन शॉर्ट हम यहां पर कह ये रहे हैं कि डब्ल्यू अगेंस्ट फ्रिक्शन और डब्ल्यू एयर फ्रिक्शन इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, दोनों एफ एच के इक्वल आते हैं जैसे यहां पर मैंने आपको बताया, लेकिन साइन अपोजिट आता है। तो यहां पर वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन क्या है, माइनस एफ एच। ये बात पल्ले बांध लो, फ्रिक्शन मोस्ट केसेस में, तकरीबन तमाम केसेस में नेगेटिव वर्क करती है। तो यहां पर ये एयर फ्रिक्शन का वर्क है, ये क्या है, नेगेटिव। लेकिन यहां पर बॉडी ने जो वर्क किया है, यानी बॉडी पे जो फोर्स लग रही है उसने जो वर्क किया है वो कितना है, पॉजिटिव। जब भी बॉडी वर्क करेगी, यानी कि वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन फ्रिक्शन का वर्क हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां पर हमने यही बात की है कि W अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एयर फ्रिक्शन। तो W अगेंस्ट फ्रिक्शन की जगह पर क्या पुट कर देंगे, माइनस डब्ल्यू एयर फ्रिक्शन। देखो W अगेंस्ट फ्रिक्शन की जगह पे माइनस डब्ल्यू एयर फ्रिक्शन, तो जरा पुट कर दीजिए, यहां पर क्या बन जाएगा, mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस डब्ल्यू एयर फ्रिक्शन। तो W एयर फ्रिक्शन को इधर ले आए तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको उधर ले जाए तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस mgh। क्योंकि यहां पर स्पीड कितनी दी हुई है, 1.2 स्क्वायर रूट ऑफ gh, तो यहां पर ये v की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.2 स्क्वायर रूट ऑफ gh। सो W एयर फ्रिक्शन यानी वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाफ m इनटू v की जगह पर ये वैल्यू पुट की है 1.2 स्क्वायर रूट ऑफ gh और इसका स्क्वायर लिया माइनस mgh। तो यहां पर W एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाफ m इनटू 1/2 का स्क्वायर सेपरेट कर लीजिए, देन ये जो स्क्वायर रूट में टर्म है इसका स्क्वायर सेपरेट कर लीजिए माइनस mgh। इसी तरीके से अगर आप 1.2 का स्क्वायर करके उसको 2 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.72 और स्क्वायर रूट ऑफ gh और इस होल का स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बाकी gh भी रह जाएगा, तो 0.72 mgh हो जाएगा माइनस mgh। इसी तरीके से तो यहां पर अगर 0.72 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 0.28 आएगा। तो इसका मतलब कि वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन क्या है, नेगेटिव। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन कितना होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पे नेगेटिव आंसर क्या है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली क्या कर रही है, मोशन को अपोज कर रही है, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रही है, यानी कि मोशन को अपोज कर रही है। तो जो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन है वो बेसिकली अपोज कर रहा है मोशन ऑफ द बॉडी को। तो यहां तक ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.8। ए बाइसाइकिल हैज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 150 जूल। व्हाट काइनेटिक एनर्जी वुड द बाइसाइकिल हैव इफ इट हैड सेम मास बट एज स्पीड डबल, 3 times mass and was moving with 1/2 of the speed। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर और ये किसकी इक्वल दिया गया, 150 जूल के इक्वल। तो यहां पर सबसे पहला पार्ट क्या है, सेम मास बट स्पीड डबल, यानी v की जगह पर 2v पुट कर दें तो क्या आंसर आएगा। और यहां पर 3 times mass यानी m की जगह पे 3m पुट कर दें और 1/2 ऑफ द स्पीड यानी कि v की जगह पर v/2 पुट कर दें। तो यहां पर इसी तरीके से पुट करके ये सॉल्व किया है, इसको आंसर की हेडिंग लगाई है, आंसर की हेडिंग लगाकर आपने छोड़ देना है, आंसर को लास्ट में लिखेंगे आंसर फाइंड करने के बाद। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगा के सबसे पहले ये लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बाइसाइकिल इज हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 150 जूल। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, सेम मैस बट स्पीड डबल। तो जब मैस सेम होगा और स्पीड डबल होगी तो क्या लिखेंगे, m डैश इज इक्वल टू m, यानी कि मैस सेम है बट स्पीड क्या हो जाएगी 2v। तो यहां पर हमने इन सब के ऊपर डैश लगा दिए, यानी जितनी क्वांटिटीज है उनके ऊपर डैश लगा दिए ताकि इनमें वैल्यूज पुट कर सके। तो काइनेटिक एनर्जी डैश इज इक्वल टू 1/2। मैस को क्या करना है, सेम रखना है, यानी m डैश की जगह पे m ही पुट करना है बट स्पीड को डबल करना है, v डैश की जगह पे 2v पुट करना है। तो यहां पर जस्ट पुट कर दिया है, m को m ही रखा है, v डैश की जगह पे 2v पुट कर दिया है। तो 2v इसका स्क्वायर लीजिए 4v स्क्वायर हो जाएगा, 4 को बाहर ले आइए तो अंदर क्या बच जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर अभी हमने यहां पर लिखा है 150 जूल के इक्वल है काइनेटिक एनर्जी, तो इसको 150 जूल पुट कर दीजिए। तो अगर 4 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 600 जूल। सेकंड पार्ट के 3 times mass एंड मूविंग विद 1/2 ऑफ द स्पीड, यानी कि m डैश कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा, v डैश कितना हो जाएगा, v/2। तो यही लिखा है m डैश इज इक्वल टू 3m, v डैश इज इक्वल टू v/2। तो जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, m की जगह पे 3m, v डैश की जगह पे v/2 पुट किया है और इसका स्क्वायर कर लिया है। तो यहां पर v/2 का स्क्वायर क्या होगा, v स्क्वायर ओवर 4 हो जाएगा। अब आपने कोशिश करनी है कि ब्रैकेट में हाफ mv स्क्वायर ही लेकर आना है, क्योंकि हमें मालूम है कि हाफ mv स्क्वायर कितना है, 150 जूल के इक्वल है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहां पर
3m इंटू वी स्क्वायर ओवर 4, यहां से हाफ एम वी स्क्वायर को सेपरेट कर लिए, इस 3 को बाहर ले आए, 4 को बाहर ले आए, तो 3/4 हो गया। तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 150 जूल। तो यहां से अगर आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करें या फिर सिंपली 150 को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 112.5 जूल। तो आंसर की हेडिंग लगाकर भी हमने यही लिखा है, द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 600 जूल व्हेन द स्पीड इज डबल्ड। यानी कि फर्स्ट केस में जब स्पीड डबल करेंगे मैस वही रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 600 जूल। और सेकंड केस में जब मैस 3 टाइम्स होगा और बॉडी हाफ ऑफ द स्पीड के साथ मूव करेगी, यानी ओरिजिनल स्पीड जो थी उससे अगर हाफ स्पीड हो जाएगी तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी हो जाएगी 112.5 जूल। अब इस तरीके के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक पार्ट को सेपरेटली भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और दोनों पार्ट्स भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो अगर सेपरेट है तब भी आपने इसी तरीके से रखना है, अगर इकट्ठा है तब भी इसी तरीके से रखना है। अगर आप इसी तरीके से इसको प्रॉपर तमाम स्टेप्स करके करेंगे तो पेपर में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4.9, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी हैविंग मास m मूविंग विद वेलोसिटी v व्हेन इट्स मोमेंटम बिकम्स डबल। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी वाले लेक्चर में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था और वो पॉइंट ये था कि जब भी मोमेंटम की बात आ जाए और आपसे ये कहा जाए कि मोमेंटम ऐसे हुआ, मोमेंटम ऐसे हुआ, बताओ काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आपने पहले रिलेशन को अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, क्योंकि इसमें मोमेंटम का फैक्टर नहीं है तो मोमेंटम का फैक्टर लेकर आना पड़ेगा। मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी होता है, तो इसका मतलब कि यहां पर एम वी होना चाहिए। तो v का स्क्वायर है, जब v का स्क्वायर है तो फिर m का भी स्क्वायर बना लेते हैं। m का स्क्वायर बनाने के लिए m को ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कुछ इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m ओवर m। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m मल्टीप्लाइड बाय m क्या हो जाएगा m स्क्वायर और v स्क्वायर इसी तरीके से डिवाइडेड बाय m इसी तरीके से। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, देखो p इज इक्वल टू एम वी है तो p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा। m स्क्वायर v स्क्वायर p स्क्वायर के इक्वल है डिवाइड बाय 2m इसी तरीके से। अब यहां पर हम इस क्वेश्चन का इजीली आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी हैविंग मास m, यानी कि मास तो m ही रहेगा, m डैश m के इक्वल ही रहेगा, मूविंग विद वेलोसिटी v व्हेन इट्स मोमेंटम बिकम्स डबल, लेकिन मोमेंटम क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, यानी कि p डैश 2p के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी डैश फिर किसके इक्वल हो जाएगा, p डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m डैश। तो m डैश की जगह पे m ही पुट करें, p डैश की जगह पे 2p पुट कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए यहां पर इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। सबसे पहले आंसर की हेडिंग लगाई है, आंसर को बाद में लिखेंगे, पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी हैविंग मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, जैसे कि हमने लेक्चर्स में पढ़ रखा है। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, m को मल्टीप्लाई भी करना है और m को डिवाइड भी करना है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग राइट साइड बाय m, तो ऊपर क्या बन जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, जैसे यहां पर मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर फिर m स्क्वायर v स्क्वायर किसके इक्वल है, p स्क्वायर के, तो p स्क्वायर ओवर 2m हो जाएगा। अब p डैश को 2p के इक्वल रखें, यानी कि व्हेन मोमेंटम इज डबल्ड p डैश 2p के इक्वल हो जाएगा। जब p डैश 2p के इक्वल होगा तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डैश, तो यहां पे 2p पुट कीजिए, इसका स्क्वायर इसी तरीके से डिवाइड बाय 2m इसी तरीके से। तो काइनेटिक एनर्जी डैश इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, उसको बाहर लिख लीजिए, p स्क्वायर अंदर ही डिवाइड बाय 2m। तो यहां पर p स्क्वायर और 2m ऑलरेडी हम देख चुके हैं काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो इसका मतलब कि अगर मोमेंटम डबल होगा तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, वो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो यहां पर ये लिखा है व्हेन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिकम्स डबल, यानी जब मोमेंटम 2p हो जाएगा तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। यहां तक ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4.10, डज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS हैव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और बोथ, यानी कि ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, या फिर दोनों होती हैं, इसके बारे में हमने बताना है और एक्सप्लेन करना है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS एक लार्ज आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। जब ये मूव कर रहा है तो इसकी अच्छी खासी स्पीड है 28,000 किलोमीटर पर आवर, इतनी ज्यादा स्पीड है इसकी। तो जब इतनी ज्यादा स्पीड के साथ ये मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो इसके पास लाजमी तौर पर होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि ये स्पीड पर डिपेंड करती है, तो इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी तो यहां पर होगी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देख लेते हैं।
देखो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS है, बेसिकली ये अर्थ से कुछ हाइट पर प्रेजेंट है। जब अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है तो ऑब्वियसली कुछ हाइट पर ही प्रेजेंट है। जब अर्थ से कुछ हाइट पर प्रेजेंट है तो हाइट की वजह से लाजमी तौर पर इसके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो यहां पर यही लिखा है, द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पोजेसेस बोथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। क्या लिखा है, द ISS मूव्स एट ए वेरी हाई ऑर्बिटल स्पीड अराउंड द अर्थ, यानी ये अर्थ के अराउंड बहुत ही हाई स्पीड के साथ मूव करता है, ऑलमोस्ट 28,000 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में 28,000 किलोमीटर, 28,000 किलोमीटर। दिस कांस्टेंट मोशन गिव्स इट सिग्निफिकेंट काइनेटिक एनर्जी। तो इस कांस्टेंट मोशन की वजह से इसके पास अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द ISS possesses gravitational potential energy because it is situated at a considerable height above the surface of Earth। तो जब ये ISS अर्थ से कंसिडरेबल हाइट पर है तो लाजमी तौर पर इसके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ही यही पढ़ी थी कि ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी स्पेसिफिक पोजीशन की वजह से बॉडी के पास जो एनर्जी होती है वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, या फिर किसी भी फोर्स फील्ड में किसी पोजीशन की वजह से बॉडी के पास जो एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर बात करेंगे तो क्या बन जाएगी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर ISS के पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी है और इसके साथ साथ सिग्निफिकेंट काइनेटिक एनर्जी भी है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी और इसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी को मिलाया जाए तो क्या बनता है, मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका मतलब कि जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी पोजेस करता है, जिसकी वजह से ये अपने स्टेबल ऑर्बिट में मेंटेन रहता है और घूमता रहता है। तो यहां तक ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।